अच्छा, यहाँ पे क्लास हम थे कि कौन सा हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं आपकी पोलिमराइजेशन की, रेडिकल, कैटायनिक एंड एनायनिक। तो अगर अल्कीन है आपके पास, डिफरेंट एल्कीन्स हैं और उनमें आपने डिसाइड करना होगा कि कौन सा रेडिकल पोलिमराइजेशन के थ्रू करवाना है या कौन सी ज़्यादा फेवर करेगी कैटायनिक पोलिमराइजेशन को फॉलो करे। तो उसने कहा है कि आपने अल्कीन को देखना है कि अल्कीन में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट को आपने मेन फोकस करना है। अगर उस पर कोई, उस अल्कीन मोनोमर पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि रेडिकल चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है या वो रेडिकल चार्ज कंटेनिंग है, तो उस केस में वो अल्कीन रेडिकल पोलिमराइजेशन ही करेगी। अगर आपकी अल्कीन मोनोमर पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो उस केस में वो एंड जो है आपके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है और इसी वजह से वो कैटायनिक पोलिमराइजेशन को फेवर करेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी अल्कीन मोनोमर है जिसपे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो आपकी एनायनिक पोलिमराइजेशन को अडॉप्ट करेगा, क्योंकि उस केस में वो आपके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए वो कैटायनिक पोलिमराइजेशन फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट आपके एनाइन को स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए वो एनायनिक पोलिमराइजेशन को अडॉप्ट करेगा। और अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो आपके रेडिकल को स्टेबलाइज कर सकता हो, तो उस केस में वो रेडिकल को स्टेबलाइज इसी सूरत में कर सकता है, वहां पे रेजोनेंस होनी चाहिए, वहां सब्स्टिट्यूएंट की डोनेटिंग या विड्रॉइंग पार्ट से ज्यादा रेजोनेंस होनी चाहिए। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है जिसमें वो रेडिकल चार्ज जो है वो थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, तो उस केस में वो अल्कीन जो है रेडिकल पोलिमराइजेशन जो है उसको फॉलो करेगी। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी अल्कीन है हमारे पास जो कि इन तीनों मैकेनिज्म से हो सकती हैं या उनकी पोलिमराइजेशन इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू आप करवा सकते हो, जिसमें आपके पास है स्टाइरीन। ठीक है, स्टाइरीन जो है उसकी पोलिमराइजेशन आप रेडिकल के थ्रू भी करवा सकते हो, कैटायनिक के थ्रू भी करवा सकते हो या एनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी करवा सकते हो। इसका रीजन है फेनाइल ग्रुप, फेनाइल रिंग आपके पास जो है बेसिकली वो आपके बनने वाले जो आपका बेंजोलिक रेडिकल है उसको भी स्टेबलाइज कर सकता है, कैटाइन बेंजोलिक कैटाइन जो है उसको भी स्टेबलाइज कर सकता है और आपका जो बेंजोलिक एनाइन है उसको भी स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे चूंकि स्टाइरीन जो है वो तीनों को ही फॉलो कर सकता है, तो अब आपने कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है वो डिपेंड करेगा आप इनिशिएटर कौन सा ले रहे हो। अगर आप इनिशिएटर फ्री रेडिकल इनिशिएटर ले रहे हो तो ये रेडिकल पोलिमराइजेशन के थ्रू आपको पोलीमर दे देगा। अगर आप कोई कैटायनिक इनिशिएटर ले रहे हो यानी अगर आप कोई लियोस एसिड ले रहे हो तो फिर ये आपको कैटायनिक पोलिमराइजेशन के थ्रू पोलीमर देगा। अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो फॉर पोलिमराइजेशन तो आपके जो पोलीमर है वो एनायनिक पोलिमराइजेशन के थ्रू बनेगा। तो ये आपका मैकेनिज्म डिटर्मिनेशन जो है वो डिपेंड करेगा आपका मोनोमर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, वो मुझे पढ़ाने दो। एक है रिंग ओपनिंग पोलिमराइजेशन, कि अगर आपके पास कोई, अभी तक हमने जितने भी मोनोमर्स देखे हैं आपने देखा होगा कि उसमें हमारे पास कोई भी रिंग फॉर्म में नहीं था या कहीं पे भी रिंग अटैच नहीं हो रहा था। वो अल्कीन चेन की हम बात करते थे, जो कि या तो किसी फिनाइल रिंग के साथ अटैच है या किसी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो जिस मोनोमर की हम बात कर रहे हैं वो आपका रिंग है। ठीक है, अगर आपका रिंग हो, रिंग फॉर्म में हो, जैसे आपका प्रोपेलिन ऑक्साइड है जिसे 2 मिथाइल ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में हो आपकी तो फिर आपकी चेन ग्रोथ पोलिमराइजेशन कैसे होगी। तो इस केस में क्या होगा कि आपने जो है वो इनिशिएटर उसी तरीके से लेना है। इनिशिएटर हमारे पास क्या है, अगर हम इनिशिएटर ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक इनिशिएटर यानी अल्कोक्साइड हो गया या हाइड्रोक्साइड हो गया, तो उस केस में इन रिंग मोनोमर के लिए भी जो पोलिमराइजेशन है वो एनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू होगी। कैसे होगी? अब यहाँ पे जो आपका अल्कोक्साइड है उसके पास 2 साइड्स अवेलेबल है जहाँ वो अटैक कर सकता है। एक ये CH2 एंड है और एक ये कार्बन वाला एंड है जिसके साथ आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। यानी एक एंड वो है जो कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग है और एक एंड वो है जो कि आपके पास वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है।
तो आपका एल्को ऑक्साइड कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा। इस केस में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा आपका स्टेरिक इफेक्ट यानी स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि यहाँ पे अटैक स्टेरिकली फेवरेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि आपके एल्को ऑक्साइड की अप्रोच को ब्लॉक करेगा या हिंडर करेगा। इसी वजह से एक तो ये रीजन हो गया आपकी जो एल्को ऑक्साइड है वो इस CH2 एंड पे अटैक करेगी। CH2 एंड पे जैसे ही अटैक करेगी ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये फौरन से ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्मॉल साइज रिंग होते हैं उनमें रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। क्लीव करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले एंड की तरफ चले जाएंगे, तो अब आपके पास ऑक्सीजन पे एनायनिक चार्ज आ जाएगा और बाकी आपकी ये चेन आ जाएगी। ठीक है, फिर आपकी ये जो चेन बनेगी ये देन आपके नेक्स्ट जो मोनोमर रिंग मोनोमर है उस पर अटैक करेगी, यानी प्रोपाइलीन ऑक्साइड पे नेक्स्ट अटैक करेगी। उसी तरीके से किस एंड पे अटैक होगा, जो कि आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड है, क्योंकि वो आपका स्टेरिकली फेवरेबल एंड है, वहां पे अटैक पॉसिबल है, वो वहीं पे अटैक करेगी। जब अटैक करेगी उसी तरीके से बॉन्ड क्लीव करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे और ये इसी तरीके से चेन कंटिन्यू रहेगी। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? जी मैम। ठीक है, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे ऑल द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर स्टेरिक इफेक्ट ही है, क्योंकि स्टेरिकली ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए स्टेरिकली ही हम ये आंसर देते हैं कि रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन को अगर हम एनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू करवा रहे हैं तो आपका कमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड पे क्यों अटैक करता है, इसका रीजन क्या है। तो उसका आंसर हम यही देते हैं कि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि वो स्टेरिकली फेवरेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल्दो इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसके थ्रू भी आप इसको जो है वो जस्टिफाई कर सकते हो। वो इस तरह जस्टिफाई कर सकते हो क्योंकि आपको पता है मिथाइल जो है इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। सो अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इंडक्टिवली, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन के पास तो उस अगर पार्शियल पॉजिटिव एंड ये है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो साथ ही मिथाइल ग्रुप अटैच है जो कि इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो आपका मिथाइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ से डिप्राइव हो रही है, या इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो वो आपकी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम कर रहा है थ्रू इट्स डोनेटिंग पाथ। ठीक है, बट यहाँ पे CH2 एंड पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ कर रहा है ऑक्सीजन इस कार्बन एंड से, तो यहाँ पे इसके चार्ज को कम करने के लिए ये यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है एज कम्पेयर टू दिस सेंटर। सो न्यूक्लियोफाइल मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। और दूसरी बात कि स्टेरिकली जो कि यहाँ पे मेन रीजन है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर या जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसे बाद में देखते हैं, स्टेरिक इफेक्ट जो आपका है वो उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्टेरिक इफेक्ट है वो ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से भी ज्यादा, कि स्टेरिक इफेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि अटैक जो है वो न्यूक्लियोफाइल का कहाँ होगा और वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। दूसरा रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक भी देखें तो ये अटैक जो है यहाँ इसी एंड पे ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ये वाले ये जो साइट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इतना ज्यादा नहीं है। रीजन क्या है, मिथाइल ग्रुप जो है उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया रीजन? यस मैम। अच्छा, उसके बाद क्लास ये पॉइंट हो गया। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे अटैक जो फर्स्ट मेथड है यहीं पे होना चाहिए और यहीं पे फेवरेबल है। दूसरे मेथड पे होगा, दूसरी जगह पे होगा, तो एक तो आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैक जो है वो डिसफेवर है। दूसरी बात ये कि ये वाला एंड इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, अगर होता तो ये आपके पास इस तरीके से चेंज जो है वो ओपन होती। अब इसी रिंग ओपनिंग जो है, ये लास्ट पॉइंट है, रिंग ओपनिंग जो है हम वो कैटायनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एनायनिक मैकेनिज्म को हमने फॉलो किया है रिंग ओपनिंग करते हुए प्रीवियस, जिसमें हमने हाइड्रोक्साइड को यूज किया या अल्कोक्साइड को यूज कर सकते हैं।
तो अगर आपका इनिशिएटर कोई आपके लुईस एसिड हो या कोई प्रोटॉन डोनेटिंग एसिड हो, ठीक है, तो उस केस में जो आपके एपोक्साइड्स हैं या जो आपका प्रोपाइलीन ऑक्साइड है, वो उसकी पोलिमराइजेशन थ्रू कैटायनिक मैकेनिज्म होगी। कैसे होगी कि सबसे पहले अगर कोई प्रोटॉन डोनेटिंग एसिड है तो वो प्रोटॉन डोनेट करेगा तो कहाँ डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन लोन पे जो है यहाँ पे उनको डोनेट, यानी यहाँ वो अटैक करेंगे आपके प्रोटॉन पे और यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। अब क्या होगा क्लास के, अब ऑक्सीजन जो है एक तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर मजीद बढ़ गई है। रीजन क्या है कि पहले तो वो इंडक्टिवली विड्रॉ कर रहा था, बट यहाँ पे अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब वो यहाँ से भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है और यहाँ से भी विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, वो बात तो सेम रही हमारी। अच्छा, अब आ जाते हैं इस केस में अटैक जो है वो यहाँ पे हुआ है, जो कि आपकी स्टेरिकली नेक्स्ट स्टेप में जो आपका नेक्स्ट आपका एपोक्साइड है वो ही अटैक करेगा आपके इस प्रोटीनेटेड आप कह लो एपोक्साइड पे। लेकिन अटैक आप देख रहे हो कहाँ पे हो रहा है इस केस में, वो है आपकी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है या जो स्टेरिकली हिंडर्ड साइड है, वहां पे अटैक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या रीजन आ गया कि आपका जो स्टेरिकली हिंडर्ड साइड है वो फेवरेबल हो गई और जो आपकी दूसरी साइड है वो फेवरेबल नहीं हुई। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी या यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपने देनी है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, जब पहले स्टेप में प्रोटीनेशन होती है तो इस स्टेप में ये जब प्रोटीनेट कर जाएगा, तो अगर क्लास में आप इसको ओपन करके लिखो, ऑल्दो ये ओपन नहीं इस फॉर्म में नहीं होगा जब तक अटैक नहीं होगा, बट अगर इस केस में आप इंटरमीडिएट की बात करो तो यहाँ पे अगर तो चेन इस तरीके से ओपन हो कि यहाँ से ब्रेक हो आपका बॉन्ड, तो उस केस में इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपका ये जो सी एच एंड है, ये इस केस में बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा। अगर आप दूसरी जगह अटैक करवाते हो यानी दूसरी जगह से रिंग ओपनिंग की बात करते, तो रिंग ओपनिंग अगर यहाँ से होती हुई तो क्लास उस केस में इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब अगर मैं इसको देखो क्लास, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता, इन केस अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता तो ये जो OH है वो इस वाली साइड पे चला जाता है, यानी CH3 CH OH, और यहाँ पे जो CH2 होता उस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता। वो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो आपका अनस्टेबल होता है, क्योंकि उस केस में बनने वाला इंटरमीडिएट आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो है वो डिसाइडिंग पैरामीटर है कि रिंग कहाँ से ओपन होगा। तो जहाँ से आपका जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है वो आपका स्टेबल बन रहा है, तो उसी केस में जो आपकी उस वाले एंड पे आपका कार्बोकेटाइन चार्ज आएगा और वहीं से बॉन्ड की क्लीवेज होगी। ये पॉइंट समझ आया या नहीं? जी मैम आ गई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब अटैक होगा, नेक्स्ट आपका प्रोपाइलिन ऑक्साइड जो है वो अटैक करेगा, तो आपके इस कार्बन पे अटैक होगा। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि क्यों अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर हम इसके इंटरमीडिएट की बात करें कि यानी इससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट है ओपन फॉर्म में लिखें तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ पे हम जो है वो अटैक करवा रहे हैं इन केस ऑफ कैटायनिक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अटैक होगा, ये बॉन्ड लीव करेगा, आपका ये वाला जो हाइड्रोक्सी है ये CH2 एंड पे चला जाएगा, तो ये CH2OH, यहाँ पे जो आपका CH3 वाला एंड था उसके साथ आपका ये पूरा का पूरा प्रोपाइलीन ऑक्साइड जो मोनोमर है वो अटैच हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर इस पे नेक्स्ट अटैक होगा इसी वाले एंड पे। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगी आपकी कैटायनिक मैकेनिज्म जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम 9 है इसमें ये क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आपने रीजन देना है कि जब प्रोपाइलीन ऑक्साइड की आयनिक पॉलिमराइजेशन करवाई जाती है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होता है, और जब उसकी कैटायनिक पॉलिमराइजेशन करवाई जाती है तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे क्यों अटैक करता है। तो इसके रीजन जो है वो इसके पीछे डिफरेंट है कि पहले केस में आप स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हो, स्टेरिक इफेक्ट को देखते हो, जबकि दूसरे केस में आप कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी देखते हो। तो इस बेसिस पे यहाँ पे जो अटैक है वो एट डिफरेंट साइट होते हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद क्लास यहाँ पे एक 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीजन की उन्होंने कहा है पोलिमराइजेशन आपने करनी है, दोनों मैसेज के लिए आपने करनी है। दूसरी बात यहाँ पे कुछ उसने एग्जांपल्स दिए हैं, उसने कहा है इन सारे के सारे पॉलीमर्स में आपने मोनोमर्स बताने कौन से हैं। तो क्लास जो चेन रिपीट हो रही है मीन्स आपने किसी एक रिपीटिंग यूनिट को सिलेक्ट कर लेना है, उस बेसिस पे आपने मोनोमर बता देना है। कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पास ये CH2 फिर उसके बाद कार्बन है, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप, फिर CH2 कार्बन एंड देन विद 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये एक जो आपका है ये बेसिकली एक मोनोमर यूनिट है, और ये मोनोमर यूनिट एल्कीन होना चाहिए, तो आपके पास ये इस फॉर्म में मोनोमर है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे भी हम रिपीटिंग यूनिट देखेंगे, कौन सा ऐसा रिपीटिंग यूनिट है जो रिपीट होता जा रहा है, तो वो आपके पास CH2CH2O है। ठीक है, तो अगर ये है तो ये इसके लिए मोनोमर क्या होगा, ये इसके लिए मोनोमर आपके पास जो है वो रिंग एपोक्साइड ही हो सकता है, क्योंकि जब आप इसकी ओपनिंग करवाओगे किसी भी इनिशिएटर के थ्रू तो यही पॉलीमर चेन आपके पास आएगी। ये दो मैंने बता दिए हैं, अब इस बाकी जो है वो आप खुद लिखोगे इनके मोनोमर। ठीक है, समझ आ गई है क्लास, क्या करना है? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मीटिंग एंड करते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप क्विज का कह रही थी वो बता दे काइंडली। मैंने आपसे कहा है कि आपके टाइमिंग और रेडिकल पॉलीमराइजेशन से पहले हमने डिस्कस की है ना जो प्रीवियस लेक्चर पे, उसका मैंने आपसे क्विज लेना है। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी फिजिकल। ठीक है, फिजिकल क्लास होगी आपकी ट्यूसडे 4th स्लॉट में। जो स्टूडेंट्स नहीं है मीटिंग में उनको भी इन्फॉर्म कर दो कि नेक्स्ट ट्यूसडे वाली क्लास में सारी क्लास प्रेजेंट हो। अगर किसी का क्विज मिस हो जाता है तो मैं दोबारा कंडक्ट नहीं करवाऊंगी। ठीक है, आपके 3 फिजिकल डे हैं और उसमें आपका आना लाजमी है, क्योंकि बाकी भी आपकी क्लासेस होती हैं, तो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैम ये रीज़न है नहीं आ सकते या ये। तो ट्यूसडे 4th स्लॉट में मैं आपका पहले मैं क्विज लूंगी, अगर टाइम बच जाता है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, जो आपका क्विज है वो सिर्फ 2 टॉपिक्स का होना है, एक है टाइनी पोलिमराइजेशन और रेडिकल पोलिमराइजेशन। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? ठीक है, क्लासेस को पढ़ लेना, PDF मैं शेयर कर देती हूँ, प्रीवियस वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।